देखो, हम चल रहे थे भारत का स्वतंत्रता संग्राम, जिसके अंतर्गत 3 घटनाएं मैंने बता दी थी। एक प्लेग की बता दी थी, चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी। इसके अलावा वीर सावरकर के द्वारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम और 1904 के अंतर्गत क्या किया गया था, अभिनव भारत की स्थापना, जिसके तहत कर्नल मोइली की हत्या की गई थी मदन लाल ढींगरा के द्वारा। इसके अलावा कि भाई प्रथम जो अंग्रेजों का विद्रोह विरुद्ध हुए थे लोग या विद्रोह किया था, वो सन्यासियों ने किया था, जिसके बारे में हमें बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ में मिलता है। और इसी में वो गीत था जो इन सन्यासियों के द्वारा गाया गया था, वंदे मातरम। और यही आगे जाकर क्रांतिकारियों का भी गीत बना था और राष्ट्रीय गीत भी है, वंदे मातरम। आगे घटना लेते हैं हम, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में पर्टिकुलर पढ़ेंगे, लेकिन अभी संघर्ष के समय मेन मेन चीजें ध्यान रखनी है, हो सकता है वहां आए या नहीं आए। तो इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था, केसरी समाचार पत्र निकाला। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र? केसरी, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया गया। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का काम किया। कौन से समाचार पत्र के द्वारा, किसके द्वारा निकाला गया था ये? और इन्हीं बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, गलत लिख दिया है, स्वराज्य या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था इनके द्वारा। ध्यान रखना, दो चीजें पूछता है अधिकतर कि केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और महाराष्ट्र में क्रांति गतिविधियों को उभारने का कार्य बाल गंगाधर तिलक ने इसी समाचार पत्र के द्वारा किया था। दूसरा, इन्होंने नारा दिया था, कौन सा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आई बात समझ में? इसके अलावा आगे लेते हैं 1905। देखो, 1905 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इन्होंने स्कॉलरशिप देके, जहां तक मेरे को पता है, सावरकर को लंदन बुलाया था। तो इनके द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसकी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 1905 में स्थापना की, लेकिन कहां? तो ध्यान रखना, लंदन में। और इसके बाद में आप देखोगे तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना की बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक का भी नाम मिलता है, जिन्होंने इंडिया में स्थापित किया था। और एक मिलती है एनी बिसेंट, और एनी बिसेंट उनके द्वारा भी उन याद कर रहे भाई, होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, लंदन विदेश में किसने की, और भारत में और एनी बिसेंट। ध्यान रखना। इसके बाद में लेते हैं 1915। गांधी जी। कौन?
और गांधी जी को उपाधि दी गई थी केसर ए हिंद। उपाधि केसर ए हिंद किसने दी? तो ध्यान रखना, अंग्रेजों ने दी। किसने दी? अब इसका रीजन क्या था देखो, 1915 के आसपास गांधी जी भारत आए थे। 1915 के आसपास गांधी जी भारत आए थे, और भारत आने के बाद उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। डेट देख लो, सही है क्या? 1914 से 18 तक चला था, और बीच का समय है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो गांधी जी इंडिया में आए थे, और इंडियंस लोगों को कहा था सेना में भर्ती होने के लिए। इस बात से खुश होकर अंग्रेजों ने इनको कौन सी उपाधि दी? केसर ए हिंद। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा था। और इसी बात से अंग्रेज क्या हुए? खुश। अब नए नए आए थे तो इनको क्या पता व्यवस्था क्या है। लेकिन इससे पहले इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1909 में, जिसका नाम था हिंद स्वराज। 10th क्लास में पढ़े होंगे आप। और इसी पुस्तक में कहा था कि भारत पे सॉरी अंग्रेज भारत पे राज क्यों कर पा रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है। तो उसका कारण इन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा और कहा कि भारतीयों पर अंग्रेज राज इसलिए कर पा रहे हैं कि अंग्रेजों का साथ भारतीय लोग दे रहे हैं। अगर भारतीय लोग एक साल के लिए अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर दे तो साल भर में अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ के चले जाएंगे। ये इन्होंने हिंद स्वराज 1909 में अपनी पुस्तक में कहा था। और जब बात समझ में आई काफी टाइम बाद, तो 1920 के आसपास आपने देखा होगा असहयोग आंदोलन चलाया था इन्होंने, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था अंग्रेजों का सहयोग न करना। लेकिन 1922 के अंतर्गत चोरा चोरी कांड हुआ, जिसके अंतर्गत उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और उस घटना से आहत होकर इन्होंने अपना यह आंदोलन वापस ले लिया। तो छुटपुट ऐसी कई घटनाएं हुई है इनके साथ। तो गांधी जी के बाद में लेंगे हम, अगला लेते हैं 1916। देखो 1916 में बाल गंगाधर तिलक वापस से इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। जैसा अभी मैंने पहले भी बताया था, होम रूल सोसाइटी का नाम आता है तब। तो होम रूल लीग की स्थापना पूना में की थी इन्होंने। कहाँ की? पूना। और पूना कहाँ है? महाराष्ट्र। जिसका मतलब क्या था कि इसका मतलब यह था कि भारतीयों के हाथ में सत्ता दी जाए। होम रूल मतलब हमारा देश और हमारे हाथों में सारे रूल्स हो, कोई विदेशी हमें नहीं चलाएगा। ठीक है। इसके बाद में एक डेट और याद रखना, एनी बिसेंट की 1916 में। इन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना की। उस समय मद्रास था, आज चेन्नई बोला जाता है। तमिलनाडु पड़ता आज। तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना तो लंदन में, और होम रूल लीग की स्थापना इंडिया में हुई है। ध्यान रखना, इंडिया में किसने की? 1916 के अंतर्गत सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, फिर एनी बिसेंट ने। और वहां पे कब हुई? 1900 सॉरी 1800 सॉरी
1905 में, हाँ सही है, 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इसके बाद में 1916 में ही गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना की। ध्यान रखना एक ही डेट पे आ रही है सारी चीजें। साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहां पड़ता है? गुजरात। किसके किनारे? साबरमती नदी के किनारे। चलिए तो एक गाना बनाना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है सुना है? आज की पीढ़ी कहाँ सुनेगी, स्कूल वाले नहीं बजाते हैं। वो भी तो क्या भेदभाव करना सीख गए स्कूल वाले आजकल। समस्या ये भी तो है कि गांधी जी का गाना नहीं बजाना, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बहुत अच्छा गाना है, सुनना, देशभक्ति सॉन्ग है। इसके अलावा 1917, इस समय हुआ चंपारण किसान आंदोलन। बाकी और भी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी संघर्ष जो चला वो ये हुआ था बिहार में। और बिहार की भूमि तो ऐसी भूमि है कि जिसने बिहार से जीत हासिल कर ली ना, वो पूरे हिंदुस्तान पे छा गया है। नहीं पता हो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध भी यहीं से है। महात्मा गांधी ने शुरुआत में जो अंग्रेजों को झुकाने का काम किया था वो बिहार से किया था। और दुनिया का सबसे मोस्ट वांटेड अगर कोई था मिस्टर नटवर लाल, तो वो बिहार का ही था। आई बात समझ में? मोस्ट वांटेड। 2 बार ताजमहल, 1 बार संसद भवन, और 3 बार लाल किले को बेच दिया था उसने। क्या मजाल करेगा तुम। जिसमें मूवी बनी थी बंटी और बबली, वो गर्लफ्रेंड फालतू जोड़ दी रानी मुखर्जी, लेकिन कहानी मिस्टर नटवरलाल की ही थी वो। ठीक है, नहीं पता? अरे आज तक पुलिस तिहाड़ जेल से 3 बार फरार है वो बंदा। इसलिए तो कहते हैं अच्छे लोगों को पढ़ लिया करो। अच्छा ये अपनी कला में माहिर था, रूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साइन कर देता था वो बंदा। और गेटअप एंड मैन उनके जैसा ही लेके राष्ट्रपति भवन में बैठ बैठ के ये सारी चीजें बेची थी उसने। वो बाहर गया हुआ था, वो आया, अंग्रेज से पहले सेटिंग कर रखी थी कि भैया मेरे को ब्याह करना है। कहाँ करना है? कि इंडिया में। कहाँ करेगा बोल? कि ताजमहल और लाल किले पे। कि तेरे रेट लगेगी, कि खरीदना है, कि खरीदना है, ले कर लेना। एक बार कर ले, तेरे गूगल बाबा से पूछ ले मिस्टर नटवरलाल कौन था। क्योंकि मेरी तो मानोगे नहीं तुम, उस इंजन की मानोगे जो बनाया है ईश्वर ने। ईश्वर ने क्या बनाया ही व्यक्ति ने है। क्या बोल रहा है? देखो अलवर, देखो अब ये खास क्यों है चंपारण किसान आंदोलन? तो इसका मेन कारण क्या था? देखो, नीलकर्षी थी। क्या थी? क्योंकि देखो अंग्रेज दबाव बढ़ा रहे। अरे इधर ध्यान दे ले कि भाई अंग्रेज दबाव बना रहे थे किसानों पे कि तुम नील की कृषि करो। नील की कृषि करने से क्या होता है कि जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। और भारतीय किसान इसी का विरोध कर रहे थे, बिहार वाले। अब बिहार वाले कर रहे थे विरोध, लेकिन उस समय के जितने भी बड़े नेता थे वो कोई भी इनके पक्ष में नहीं था। कोई नहीं आया इनके समर्थन के लिए। तो देखो मैंने अभी थोड़े देर समय पहले क्या बताया कि 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ भारत में।
और गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु के पास में गए, जिनका नाम था गोखले। कौन है भाई गोखले? गोखले कोई है अपने महापुरुष है? इनके राजनीतिक गुरु थे गोखले। वो उन्हीं के नाम पे है जिस व्यक्ति का नाम है। देखो नाम याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा बाद में। तो भाई गोखले जी के पास में गए और कहा कि मैं क्या करूं, हिंदुस्तान को आजाद करवाना है। गोपाल कृष्ण गोखले कि हिंदुस्तान को आजाद करवाना है, क्या करूं क्या करूं? तो ये गुरुजी बोले कि तेरे को हिंदुस्तान आजाद करना है ना, तो पहले हिंदुस्तान को समझो। क्या करो? हिंदुस्तान को समझो। तो इनकी बात सुनकर 2 साल पूरे इंडिया को घूमे थे गांधी जी। पूरे 2 साल इंडिया घूमे, जगह जगह पे गए, लोगों को पहचाना, उनके व्यवहार को पहचाना कि कहाँ की क्या क्या समस्या है। तो इनको एक चीज समझ में आई इन 2 सालों में कि भारत की स्थिति अगर सुधर सकती है तो वो अंग्रेजों को इंडिया से भगाने के बाद सुधर सकती है। अब घूम लिए, साबरमती आश्रम आगे खोल लिया। अब वहां पे बैठे बैठे क्या करते, किताबें पढ़ते। कोई कहता है ना किताबें पढ़ने से क्या होता है। ये महापुरुष जितने भी है ना, सब पढ़ाकू थे, सारे पढ़ाकू थे। भगत सिंह तो लास्ट टाइम पे भी पढ़ रहा था, 2 मिनट पहले फांसी लग गई थी। और वो पेज आज भी मोड़ा हुआ रखा हुआ है शायद, जहां तक मेरे को पता है। कि जब पूछा गया था कि भगत तेरी फांसी, तो वो बोला कि जेलर साहब 2 मिनट, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल ले, उसके बाद में फिर फांसी लगी थी। समझ में आई बात? तो कहते हैं समझ में आया कि अंग्रेजों को भगाना है, तो 1916 में अपने साबरमती आश्रम के आसपास स्थापना की। और वहीं पे क्या करते, रोज नई नई बुक्स पढ़ते और रोज पेपर पढ़ते। अब पेपर पढ़ते पढ़ते इनको एक दिन सूचना मिली कि बिहार में क्या हो रहा है, किसानों का आंदोलन हो रहा है। वो कहते हैं ना, अवसर और मौका दिया नहीं जाता, लिया जाता है। अवसर और मौका दिया नहीं जाता है, लिया जाता है। तो नाथूराम गोडसे ले लेता ना, यहां जाके गांधी जी बन जाता। गया क्यों नहीं? लेकिन गांधी जी आए यहां पे, और गांधी जी ने इसको क्या दिया, समर्थन। क्या दिया? समर्थन दिया और बैठ गए। अब अंग्रेज देखे कि भाई ये आदमी कौन है, पहली बार नया बंदा आंदोलन करने बैठ रहा है। किसान भी नहीं जानते कि ये बंदा कौन है। वो अगला कि भाई मैं तुम्हारे समर्थन में हूं, तुम उठोगे तब मैं भी उठ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब ये किसान ये बात सुनी, वास्तव में कुछ ना कुछ है, बैठ गए साथ। गंजे हो गए, गंजे हो गए। अफ्रीका में थे तब थे बाढ़। अरे अफ्रीका में जब थे ना, उस समय की देखना, तुम्हारे ये सलमान खान शाहरुख खान भी फेल है गांधी जी के आगे। दिखाऊंगा अभी, ये बंद करूंगा तब गांधी जी की ओरिजिनल फोटो। पेंट बुशेट कोट में, धोती नहीं बांधते थे, आपने देखा ही धोती में। फोटो में देखा है गांधी को, इसलिए तो उसकी आज आंधी है। तुम चाहे गांधी जी को कितना बुरा भला कह लो, मजाल तो तब हो कि इस नोट से गांधी निकाल के फेंक के बता दो तुम। अरे दिलों में नफरत कितनी हो, लेकिन बटुए को प्यार गांधी जी से ही है। और ये हकीकत है, इसी के लिए मर्डर हो रहे हैं। देखो, अब समर्थन दिया, बैठ गए। अब बैठने के बाद में बोले, अंग्रेज अधिकारी आए कि साहब आप क्यों उठे हो, क्यों आए हो? जब तक किसानों की बात कंप्लीट नहीं करोगे साहब नहीं उठेंगे। और पहला ऐसा मौका था गांधी जी के सामने जिसके अंतर्गत अंग्रेजों को झुकना पड़ा। अंग्रेजों को झुकना पड़ा पहले ही आंदोलन के अंतर्गत, और मोटिवेट हो गए।
और लगे हाथ फिर 1918 में पहुंच गए खेड़ा किसान आंदोलन में। कौन सा? खेड़ा किसान आंदोलन में, जो कि गुजरात में हुआ। और ये जीतने के बाद फिर पहुंच गए 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मिल मजदूर आंदोलन में। और पहली बार वो कहते हैं ना, अन्न छोड़कर सत्या, भूख हड़ताल जिसे, भूख हड़ताल पहली बार यहाँ पे मजदूरों के साथ में की थी। और पता है बोनस कितना बढ़वाया था? 0.35, मतलब 35 पैसे बढ़वाए थे बस। आज तुम्हारे 50 पैसे 100 रुपए की वैल्यू नहीं है। उस जमाने में भूख हड़ताल केवल 35 पैसे के लिए गांधी जी ने की थी, और वो भी किनके लिए? मजदूरों के लिए। कितने दिन तक रहे होंगे? शायद 10-12 दिन। तभी तो वो तभी तो वो पतले हैं गांधी जी। देखो, अब यहाँ पे भूख हड़ताल की, अब गांधी जी को लोग जानने लग गए। अब गांधी जी को लोग जानने लग गए। अब गांधी जी ने, देखो इधर ध्यान दो, किसान और मजदूरों का ही संयोग क्यों किया? तो उसकी घटना यह है कि 1916 में यहाँ पे गए थे अपने, शायद संस्कृत महाविद्यालय से कुछ खोला गया था, बनारस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मीटिंग में गए थे। तो वहां पे जब ये गए थे 1916 में, तो वहां पे बड़े बड़े सारे लोग आए, पैसे वाले, जैसे अंबानी टाइप, अडानी टाइप, ऐसे बड़े बड़े लोग आके बैठे, राजा महाराजा सब। तो गांधी जी को भी मौका दिया, तो भाई आप भी बोलो। तो गांधी जी कहते हैं भैया मैं किसको बोलूं, यहाँ तो सारे पैसे वाले हैं, ये वैसे भी नहीं सुनेंगे, लेकिन इस देश की रीढ़ की हड्डी जो है किसान और मजदूर, वो मेरे को नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने क्या कहा? किसी भी देश में, पूरी दुनिया में अगर क्रांति लाने का श्रेय अगर दिया जाता है तो वो किसान और मजदूर को है। पैसे वाले को, राजा को कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। नहीं पता हो तो मैन्युफैक्चो नामक एक बुक है, शायद कार्ल मार्क्स की या पता नहीं किसकी है, उसको पढ़ लेना। उसमें लिखे हुआ है कि क्रांति लाने का श्रेय अगर सबसे पहले दिया जाता है तो किसान और मजदूरों को। आई बात समझ? तो सबसे पहले भूख हड़ताल यहाँ पे, और भारत में सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया गांधी जी ने? बिहार चंपारण के अंतर्गत। और खेड़ा किसान आंदोलन के तहत ध्यान रखना, गांधी जी, ये खेड़ा किसान आंदोलन पूछा हुआ एग्जाम में, ध्यान कर लेना। गांधी जी और सरदार पटेल पहली बार मिले थे। इसीलिए तो जब प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे ना हिंदुस्तान में पहली बार, तब गांधी जी के कहने पे ही सरदार पटेल पीछे हटे थे। सरदार पटेल होते प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जगह। क्यों नहीं बने? गांधी जी ने कहा क्योंकि गांधी जी को जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनकी दूरदर्शिता बड़ी प्यारी लगती थी, आधुनिक सोच। इसीलिए तो देखो, जितने भी उस जमाने के जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र या अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किए गए। विदेश नीति में पकड़ अच्छी थी उनकी, और एक अच्छे वक्ता भी थे। इसके बाद में लेते हैं 1918 के बाद में 19 मार्च 1919। देखो, सबसे खास इंपॉर्टेंट डेट, खास तौर से पंजाब वालों के लिए। यही तो कमी है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था, आज की कहानी सुन लो पहले। अंग्रेज एक कानून लेके आए थे, रोलैक्ट एक्ट।
क्या लेके आए थे? रोलेक्ट ये बोलते हैं, रोलेक्ट एक्ट था। इस रोलेक्ट एक्ट में क्या था कि भाई शक के आधार पे गिरफ्तार किया जाएगा, शक के आधार पर लोग गिरफ्तार। लोगों को क्या किया गया? गिरफ्तार। कि भाई पंजाबी लोगों का कहीं क्रांतिकारियों से संबंध तो नहीं है, क्योंकि इस समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कई नामी व्यक्ति क्रांतिकारी रहे थे। तो इसी आधार पे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया, और गिरफ्तार करने के बाद इस कानून के तहत न तो वो वकील कर सकता है, न दलील दे सकता है, और न ही कहीं पे कोई अपील कर सकता है। ये इस कानून में था। और शक के आधार पे गिरफ्तार करके 2 वर्ष की कारावास की सजा थी, कारावास की सजा। कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होगा इस कानून के तहत तो वो वकील नहीं करेगा, न दलील देगा, और ना ही कहीं पे कोई अपील कर सकता है। इसीलिए इस कानून को पंजाबियों ने काला कानून कहा। क्या बोला? और इसी काले कानून के विरोध में 12 अप्रैल 1919 को पर्चे बांटे गए पूरे पंजाब में, और कहा गया कि कल जलियांवाला बाग में, मतलब 13 अप्रैल को, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में आम सभा होगी इस काले कानून के विरोध में। जो लोग आना चाहे वो आ सकता है, सभी जन आमंत्रित है। ऐसे पर्चे बंटवा दिए गए और लोगों तक बात पहुंचा दी गई। अब ये बात अंग्रेज अधिकारी के पास भी पहुंचती है, जिसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर के पास भी पहुंच जाती है। जनरल डायर लगा देता है धारा 144, धारा। और आज भी धारा 144 ही लगती है कर्फ्यू में, ये अंग्रेजों की ही देन है। देखो, धारा 144 लगा दी, और धारा 144 लगाकर कह दिया कि जहां पे भी 5 व्यक्ति देखते हैं उनको गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। अब 12 अप्रैल को ये माहौल भी बना दिया कि भाई कल अपने को जलियांवाला बाग में इकट्ठा होना है, और इधर धारा 144 भी लगी हुई है, लोग फिर भी नहीं डरे। देखो, इसीलिए तो पंजाबी हमेशा ब्रेव हार्ट होते हैं। माना है 2%, लेकिन हिंदुस्तान के लिए काफी कुछ किया है। बस ये काला अध्याय 1984 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगर वो इंदिरा गांधी नहीं करती तो आज पंजाब भारत का हिस्सा नहीं होता, तब भी गाड़ियां इंदिरा गांधी को ही पड़ती। और ऑपरेशन ब्लू स्टार चला दिया, तब भी गाड़ियां इंदिरा गांधी को ही पड़ रही। ये विपक्ष का खेल है। कुछ भी हो भैया, खालिस्तान बन जाता वो, भूल गए क्या? और सबसे ज्यादा आर्मी में मिलेंगे ना पंजाबी, मिलेंगे हर क्षेत्र में, ले लो तुम। और जब से ये दूसरे गुरु आए थे ना इनके, गुरु नानक जी के बाद में अंगद, अंगद के बाद से तो कंटिन्यू पंजाब में लंगर व्यवस्था चालू है, इतने सालों से देख लो। और सबसे बड़ी और अच्छी खूबी है सिखों की कि जो पहले लाइन में आके खड़ा हो गया ना, उसको मजाल है कि कोई पीछे कर दे, चाहे वो कितना ही गरीब हो, चाहे कितना ही अमीर हो। अपने यहाँ वीआईपी के नाम पे कोटा काट रहे हैं, कमाई का साधन बना दिया नालायक ने। हकीकत है ये। तो कहते हैं जनरल डायर को सूचना मिली, और जनरल डायर ने धारा 144 लगा दी। अब जनरल डायर ने धारा 144 लगा दी, और अगले दिन 13 अप्रैल, 13 पूछा हुआ है तो कब हुआ था, ये डेट दे के पूरा, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था।
जलियांवाला बाग में आम सभा हो रही थी। जलियांवाला बाग अमृतसर में है, ये पंजाब। यहां पे आम सभा का आयोजन हो रहा था। क्या चल रही थी? किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। अब आम सभा चल रही थी, तो यहां आम सभा के दौरान देखो कुछ ऐसा बना हुआ है ये, और यहां से एक एंट्री गेट है, बस छोटा सा रास्ता है, पूरा बंद है। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हैं, बीच में एक कुआं बना हुआ है। ठीक है। अब जनरल डायर को सूचना पहुंचती है, तो जनरल डायर इस गेट पे पहुंचता है सेना लेके। कौन आया? डायर। अब तो इसको डायपर बोल देना चाहिए है। डायर को डायपर बनाया था उधम सिंह ने, वो भी पंजाब से था। बताएंगे, उसकी भी स्टोरी बताएंगे। डायर पहुंचा 250 सैनिकों के साथ मेन गेट पे। अब देखो कमाल की बात, डायर के साथ जो 250 आदमी थे, इन 250 के अंतर्गत 50 अंग्रेज थे केवल, और 200 जो थे वो भारतीय सैनिक थे। तो हिंदुस्तान के खिलाफ पहले भी लोग थे और आज भी हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटे, आज नेताओं के तलवे चाट रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लिए जी कोई नहीं रहा। जी रहा है तो वो वहां पे सरहद पे, उसको पता है कि अगर मैं यहां से हिला या यहां से कहीं गया तो शत्रु सेना अंदर प्रवेश कर जाएगी, और जितने एरिया में प्रवेश कर जाएगी वो सब उनका हो जाएगा। समझ में आई? तो देश के अंदर अफसरशाही वाले लोग कई बार उनकी फीत उतार देते हैं। अभी कांवड़ियों ने क्या किया था, यूपी के अंदर एक आर्मी सीआरपीएफ के बंदे को कूट दिया रेलवे स्टेशन पे, आई थी। तो फिर तो 200 भारतीय सैनिकों के साथ में कहां पहुंचा? इसके मेन दरवाजे पे, और कहा कि भाई तुम्हारे पास 5 मिनट है, तुम्हारे पास 5 मिनट है, यहां से निकल सकते हो तो निकल जाओ। अब मेन गेट पे तो बंदा खुद खड़ा है, चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई है इसके, जलियांवाला बाग के। अब जाएंगे किधर से? अब जाएं किधर से? तो लोगों ने दीवारें चढ़ना शुरू की। अब दीवारों पे भाई भीड़ खूब भयंकर, बीच में एक कुआं है, और 5 मिनट बाद में भाई साहब गोलियां चली, और जिसको जिधर जगह मिली उधर ही अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। दीवारों पे लोग चढ़ रहे थे तो दीवारों पे भी गोलियां चलाई दोनों तरफ, और जो कुछ सोच रहे थे कि भाई ऐसे बचना मुश्किल है, वो सीधे जाकर इस कुएं में कूद रहे थे। पानी भी दब गया था, इतनी लाशें हो गई थी। और आज भी निशान उन गोलियों के देख के आना, व्हाइट कलर में दीवार के ऊपर ऐसे गोले बना रखे हैं। अब 250 सैनिकों ने किया, तो देखो अब ये घटनाक्रम तो हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए। फुल भरा था, क्या क्या रहा हूं, हजारों की संख्या में होंगे, 20-30 हजार मान लो, क्योंकि मैदान भी तो बड़ा है ये। अब यहां पे सैकड़ों लोग मरे, कुछ घायल हो गए। अब दूसरे दिन यहां पे आता है भाई उधम सिंह। भगत सिंह जैसे आदमियों को पता लगता है, भगत सिंह जैसे आदमियों को पता लगता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, गांधी जी क्यों नहीं आए? उनको पढ़ने की जरूरत है। गांधी जी आ रहे थे लेकिन बीच में ही गिरफ्तार कर लिया था। क्यों? क्योंकि देखो 17-18 दो आंदोलन वो बंदा जीत चुका है, यहां आएगा तो यहां पे कुछ ना कुछ करेगा, तो इसको पहले ही पंजाब से बाहर ही क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे थोड़ी ना थे गांधी जी
कि पंजाबियों से कह देना मैं जिंदा वापस आ गया है, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे। लेकिन था कोई व्यक्ति बोल गया किसान आंदोलन के बाद में। तो यहां से सैकड़ों लोग मारे गए, गांधी जी को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया, पंजाब आ रहे थे। लेकिन एक बंदा था जिसका नाम था उधम सिंह। क्या नाम था? उधम सिंह। एक ऐसा व्यक्ति जिसने 20 साल इंतजार किया। कितने साल? तुम तो साल भर ही शायद पढ़ाई नहीं कर पाओगे। और 20 साल इंतजार किया, लंदन में घुस के जनरल डायर की छाती में गोली ठोकी थी। ये है हिंदुस्तान। कितना बड़ा? 20 साल लंदन पहुंचा, उसको लंदन में ढूंढा, और ढूंढकर 1940 के आसपास भरी लाइब्रेरी में गोली मार दी। कल्पना कर सकते हो? तुम्हारी सोच से परे है। पढ़ लेना एक बार उधम सिंह को। तो इस प्रकार से जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने। बेटा हंसने की बात नहीं है, एक बार पढ़ लेना, क्योंकि विचार तभी उत्पन्न होंगे, नहीं तो कचरा हो इस हिंदुस्तान में रह के भी तुम। जनरल डायर की हत्या की। और किताबें वो चीज है जो आग लगाती है। किताबें वो चीज है जो आग लगाती है। शायद इसीलिए हिंदुस्तान में एजुकेशन धीरे धीरे प्रतिदिन महंगी होती जा रही है, ताकि कोई सवाल न कर सके। अरे भारतीय लोग अगर इंग्लैंड या ब्रिटेन जाकर नहीं पढ़ते ना, तो हिंदुस्तान आज भी गुलाम होता, ये 100% है। क्योंकि उन्होंने वहां की किताबें पढ़ी, तब उन्हें पता लगा कि यहाँ के लोग तो आजाद है, गुलाम हमें बना रखा है। और वहां पढ़कर नौकरी करने हिंदुस्तान नहीं आए, यहाँ के लोगों को जागरूक किया कि पढ़ो। और उनमें जागरूकता आई और एकता आई साथ में। तब जाकर हिंदुस्तान के सुनहरे दिन आए, मतलब 15 अगस्त 1947। और एक कंगना उठावत बोल देती है मीडिया में, उसके जूत नहीं पड़े कि 1947 में आजादी मिली है कि 2014 में मिली है। कई लोग बोलते हैं एक बार पढ़ के तो देखो इतिहास की हुआ क्या है, वो क्या फर्क पड़ता है, मार देंगे हमें भी गोली। हंस क्या रहा है? कलेजा चाहिए बोलने का। तो इस प्रकार से उधम सिंह, देखो प्रभाव ऐसा है। देखो मैं नहीं जानता आप क्या सोचते हो, लेकिन मैंने 12 साल तक इतिहास पढ़ाया है और पढ़ा है। तुम अभी 3 नए नए 5 दिन हुए हो तुम्हें इतिहास पढ़ते हुए। और जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया था ना, तो भाई साहब सपने में भी ये चीजें चला करती थी। जब नो कहते नया नया कोई काम पकड़ता है, नया नया स्टार्ट करता है, भैया उसके दिमाग में वही चलेगा। अब जाके 5-6 साल से जाके कम हुआ है। तो भैया यहां से नहीं, यहां से भी पढ़ना पड़ता है कई बार। अलग बात है कि नौकरी लगना न लगना वो किस्मत की बात है, और मैं पढ़ाई भी न करूं तो ये तो बहुत खराब बात है। उतारो नालायको। अब देखो कंटिन्यू 1 घंटा बोलना है, अंदर तक पसीने में गीला हूं। मैं तो थोड़ा ना दो दो चार 20 दिन थोड़ा ना कि 1 2 3। तो आज 5 मिनट